हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इंटरप्रेन्योरशिप की वन शॉट रिवीजन वीडियो को लेकर आए हैं और यहाँ पे हम इस वीडियो में इंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस 3:1 की रेशियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम टोटल 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रॉक्स कवर करने वाले हैं, बिकॉज पिछले 4 सैम्पल पेपर को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को कवर किया था। और यहाँ पे हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये हमारी ईपीएस की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। इसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स सिक्योर करके आओगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता है यानी कि इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज। तो भारत की इंडस्ट्री के लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेसेसरी, दैट इज आवश्यक। अब जो हमारा उद्यमिता होता है वो अनावश्यक तो होता नहीं है, ना ही वो समय और धन की बर्बादी है और ना ही वो कोई बर्डन होता है, बल्कि वो हमारे इंटरप्राइज को और बूस्ट करने का काम करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी टोटल ओवरऑल ग्रोथ को वो और इम्प्रूव करने का काम करता है। इसलिए इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप नेसेसरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ईएस मीड के अनुसार नवप्रवर्तन के तत्व हैं। तो देखो, ईएस मीड के अनुसार नवप्रवर्तन के 4 तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का अकॉर्डिंग टू ईएस मीड इनोवेशन है 4 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ये बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है। वैसी एक्टिविटी जिससे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैंने आपको ये पॉइंट ही बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारी इनकम जनरेट ही करे, लेकिन हाँ, जितनी भी एक्टिविटी होती है जो इनकम जनरेट करती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो प्रोफेशनल सर्विस होता है वो तो होता ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो डाउट। इसके अलावा ट्रेड ऑफ गुड्स, सोशल सर्विस, ये दोनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो कोई आर्थिक क्रिया नहीं होता, इसलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है यानी कि सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद। तो सोशल बिहेवियर जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस से कंसर्न नहीं होता, लेकिन वो पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन से, सोशल ऑब्लिगेशंस यानी कि सामाजिक वायदा की पूर्ति से और अनइथिकल बिहेवियर की परिवर्जन से संबंधित होता है। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सामाजिक व्यवहार लाभ अर्जन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वसीयत को मानना चाहिए यानी कि लीग एसेट्स शुड बी ट्रीटेड एज। तो ये तो हमने अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि लीगेसी को हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यापार आय की अधिकता को कहा जाता है। तो देखो, हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था एनपीओ में? हमने प्रिपेयर किया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम बस कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर होता था उन सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते थे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बस रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, याद होगा आपको। और यहाँ पे जब हमारा जो इनकम होता था वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता था, जब हमारा इनकम जो होता था वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता था, तो वो हम कहते थे सरप्लस। लेकिन अगर आप जाओ सोल ट्रेडिंग में तो वही, अगर हमारा इनकम हमारा एक्सपेंस से ज़्यादा होता था तो हम कहते थे प्रॉफिट। और यही मेन डिफरेंस होता है हमारे P&L अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं सरप्लस, और हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी एक्ट के तहत एक कंपनी दोनों को इशू कर सकती है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? देखो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, और बस 1-2 लोग कमेंट ना करो, बल्कि जितने बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं सबसे पहले तो जाकर सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ कि एग्जाम में आप 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का जो डर था वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाने वाला है। तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो। जितने बच्चे ज्वाइन होंगे हम उतने ही इफर्ट्स के साथ वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और जितने बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हो सारे बच्चे खुद से आंसर करने की कोशिश करो सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि मैं अपने इफर्ट्स 100% दे रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का। लेकिन आपकी तरफ से अगर वैसे रिस्पॉन्स नहीं होंगे तो हो सकता है कि मैं हार जाऊँ, मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू करो और इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करेंगे, ठीक है, लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितने अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, उस तरीके से ही हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना जितना हो सके और सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो लायबिलिटी साइड में क्या इंक्लूड होता है पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 10 नंबर होल्डर सर। तो देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद पैसे लेते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पैसे लेते हैं, लेकिन उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाकी जितना पैसा बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद वो सारे उन्हें पे कर दिए जाते हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उन सभी में पार्ट लेते हैं, उस समय भी हिस्सा लेते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकारें लघु उद्योग को अनुदान देती है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन। तो उनके टेक्निकल नॉलेज साथ ही साथ ब्याज के भुगतान पर उन्हें अनुदान दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट पर भी, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑन ऑल दिस, इन सभी पर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषताएं। विकास की विशेषताएं निरंतर प्रक्रिया एवं वृद्धि दोनों होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। तो देखो ये जो ईडीपी होते हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये तीनों प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्वरोजगार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और ये 4 वीक के अंतराल पर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, एक उद्यमी एंड एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योर बोथ बाई बॉर्न एंड मेड, यानी कि बनाया भी जाता है और साथ ही साथ जन्म से ही वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है। मतलब ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में सहायक है। इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हेल्पफुल। तो इंडियन एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर यानी कि भारतीय एवं विदेशी उद्यमी, ये दोनों भारत के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः संगठित किए जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 4 सप्ताह की अवधि पे यानी कि 4 वीक्स के ड्यूरेशन पे ईडीपी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखो बहुत ही कम बच्चे अभी तक ज्वाइन है, बहुत ही कम बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करो। कम से कम 250-300 बच्चे लाइव आने चाहिए, समझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से सारे वीडियो को शेयर करो। ये क्लास अभी लंबी चलने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और सारे बच्चों को, बिहार बोर्ड के जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो पर कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हम इस तरीके की और वीडियोज आप सभी के लिए प्रोवाइड कर सके। और ये हमारी इंटरप्रेन्योरशिप की ऑब्जेक्टिव की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको फिर से किसी भी और वीडियोज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर आपके इंटरप्रेन्योरशिप के ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यवसाय का उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेसेज। तो देखो हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर सके और एक हमारा होता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, यानी कि हमें लाभ अर्जित हो। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेवा एवं लाभ दोनों। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, द बुक एंटरप्रेन्योर रिटन बाई, यानी कि उद्यमिता की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी, याद रखना आप लोग, मोल्ड डेविड एम के द्वारा। किसके द्वारा, मोल्ड डेविड एम के द्वारा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है,
आधुनिकीकरण विकास करता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, तो ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हमारी कैपेसिटी को, क्षमता को इम्प्रूव करता है, इसमें हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपेसिटी को मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव करता है। इसके अलावा 20 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी में अवश्य गुण होने चाहिए। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप, क्वालिटी, कंट्रोल, इनोवेशन, इन सभी का गुण होना चाहिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, एक परियोजना संबंधित नहीं होती, अ प्रोडक्ट इज नॉट कंसर्न विद। तो एक प्रोडक्ट जो होता है वो किससे संबंधित नहीं होता, वो संबंधित नहीं होता है क्रिएटिविटी से, यानी कि सृजनशीलता से। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि स्टॉक आवर्धन अनुपात किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है एसिडिटी रेशियो के अंदर, निष्पादन अनुपात के अंदर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्श चालू अनुपात है, तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। तो आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1 का, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, द्रवता के दो आधारभूत माप हैं, यानी कि द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। तो करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ये दो आधारभूत माप होते हैं द्रवता के, यानी कि लिक्विडिटी के। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग नहीं हो सकता, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम किस लिए यूज नहीं कर सकते। तो शेयर में आपने पढ़ा होगा, इशू ऑफ शेयर में आपने पढ़ा होगा कि प्रीमियम पे हम इशू करते हैं, तो उसका प्रयोग हम डिविडेंड पे करने के लिए, अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे करने के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब की गई थी। तो इसे हमने बिजनेस स्टडी में भी ऑलरेडी कवर कर लिया। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1992 में सेबी का स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, तो तरलता का निर्माण कौन करता है। तो गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का मुख्य कार्यालय है, यानी कि हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन। तो सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, सेबी का हेड ऑफिस है मुंबई में, यानी कि मुंबई में, सिंपल सी बात है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब हम सिर्फ 28 क्वेश्चन में यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप बस इस वीडियो को देख लेते हो और एग्जाम में चले जाते हो, तो आपके नंबर की बारिश होने वाली है, सारे ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ आप खुद से मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश भी करना, और अब देखना आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज ये वीडियो मैंने अपलोड इसलिए करा ताकि अर्थ से फर्स्ट तक आपके सारे नंबर, जितने भी नंबर के हो सकते हैं, सारे जुट जाएं। इनफैक्ट अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देख लेते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ये मेरी मतलब सोच थी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही हमें ये पढ़ना होता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के, यानी कि अवसर बोध के तत्व के, कौन कौन से तत्व होते हैं अवसर बोध के। तो देखो, एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज एंड इनोवेशन, दिस ऑल आर द एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। और ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये आपके 2021 के पेपर में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, और प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आप मेरा नाम लो, आपका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से अपना नाम बनाओ, और इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप खुद से एग्जाम में जाके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, और फिर टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम जब होगा तो मैं खुद आपका नाम लूँगा, इनफैक्ट आपका इंटरव्यू भी लेना चाहूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी नाम लेने पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, बल्कि अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फोकस करो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस चीज़ से संबंधित नहीं होता, ये संबंधित नहीं होता है विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सारी तो हमने बिजनेस स्टडी में ऑलरेडी कवर कर ही ली है, बिजनेस स्टडी में कवर कर ही लिया था। तो इसलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 तरह के इकोनॉमी होते हैं। और सोशल इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म का कंट्रोल रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पता होगा भी, मैंने आपको बता दिया। तो अब जो हमारा इंडिया है वहाँ पे
सोशल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनका भी यहाँ पे मतलब वर्चस्व है, इनका भी यहाँ पे ये होता है। तो इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, लोगों का अधिकार एवं हित का संरक्षण उद्यमी का कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, यानी कि ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियाँ डैश निर्धारित करती है, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन। तो देखो जो आर्थिक नीतियाँ होती है ना, वो बिजनेस की, वो व्यवसाय की डायरेक्शन और वॉल्यूम, यानी कि दिशा और मात्रा दोनों को निर्धारित करती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम छूट गया, आप उसे ऐड कर लेना, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, संचालन अनुपात होता है, यानी कि ऑपरेशन रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियोज। तो जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो होता है लाभप्रदता अनुपात। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं होता। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया करेंट एसेट कैसे एसेट्स होते हैं। तो वैसे एसेट जिन्हें हम जल्द ही जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मतलब जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है, उन्हें हम कहते हैं करेंट एसेट। तो जो डेब्टर्स होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, इन सारे की जो लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी हाई होती है, इसलिए ये सारे करेंट एसेट्स के एग्जांपल है। लेकिन जो कार होता है वो करेंट एसेट नहीं होता। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता? तो फर्नीचर को हम ध्यान में नहीं रखते जब हम करेंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, बैंक अधिविकर्स होते हैं, इन तीनों को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये करेंट एसेट के एग्जाम्पल होते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब 37 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड। तो जो इंटरप्रेन्योरल यानी कि ईडीपी होता है, ये प्रोग्राम हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार प्रोवाइड करता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो पिछले टाइम कुछ समय पहले मैंने आपको करवाया था कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों प्रोवाइड करता है। लेकिन ऑप्शन में जो दिए हुए हैं आप ऑप्शन के अनुसार चलोगे, ठीक है। आप डिनोसॉनेस्ट्री तो प्रोवाइड नहीं करता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा एडीपी ना ही अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ना ही करप्शन प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन नंबर बी। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। फिर अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता कार्यक्रम रहा है, इन इंडिया एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन। तो ये सक्सेसफुल रहा है, ये सफल रहा है भारत में उद्यमिता कार्यक्रम। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। तो एक रचनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण है भारत के गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव रहा है गवर्नमेंट मशीनरी का नजरिया, इनका एटीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा 40 नंबर क्वेश्चन है, जोखिम परिणाम है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। तो बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ताकि मुझे ही पता चले कि मैं इतने एफर्ट्स के साथ, इतनी मेहनत के साथ इस वीडियोज़ को आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कौन से बच्चे वीडियोज़ को अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस को आंसर कर भी रहे हैं, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो देखो बेईमान कर्मचारी, सरकारी नीति में परिवर्तन या अच्छा प्रबंध इसके कारण उत्पन्न होता है, लेकिन पावर फेलर के कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न नहीं होता। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी की बेईमानी किस तरीके का व्यावसायिक जोखिम होता है? तो जब कोई इम्प्लॉय डिसऑनेस्ट दिखाता है, मतलब डिसऑनेस्टी करता है, तो वो जो केस होता है, वो जो बिजनेस रिस्क होता है, वो होता है इकोनॉमिक बिजनेस रिस्क, वो होता है आर्थिक व्यावसायिक जोखिम। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बिजनेस स्टडी में हमने बहुत बार पढ़ा इस क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समन्वय आवश्यक होता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये सारे फ्री के मार्क्स मिलते हैं अगर आप सबसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं और इसलिए मैं इस वीडियो में कवर भी कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सभी के बीच इस्टेब्लिश होना चाहिए, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट, तभी तो एक एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो सकता है। बिना कोऑर्डिनेशन के तो कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता एंटरप्राइज। इसलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। तो इट इज एज, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये
इन बॉर्न एबिलिटी यानी कि जन्म से और साथ ही साथ एक्वायर्ड एबिलिटी दोनों होता है, मतलब अर्जित प्रतिभा और जन्म जाति ये दोनों होता है। प्रबंध की प्रकृति, इसकी प्रकृति। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। तो देखो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ये सब चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ रखी है बिजनेस स्टडी में। फर्स्ट चैप्टर की आप वीडियो देख लेना, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे सॉल्व हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन की वीडियो का आप लोग जाना ना प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कुंज ओडोनल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो टोटल 5 है कुंज ओडोनल के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो कुंज ओडोनल के अनुसार जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो होते हैं 5। अब 48 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, दैट इज मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। तो देखो जो 3 मेन फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कहाँ कहाँ पे हमें पैसे डालने चाहिए, फंड कहाँ से हमें प्राप्त करना है, और इसके अलावा जो प्लानिंग हम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी वित्तीय प्रबंध के कार्य होते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। फिर अब 50 नंबर क्वेश्चन है पूंजी संरचना में सम्मिलित है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल आता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत, अंडर फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत जितना भी कंट्रोल होता है प्रोडक्ट का वो फ्रेंचाइजर के हाथ में ही होता है, यानी कि उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास होता है। तो फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांडर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, एक अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है कि वो शॉर्ट नेम रखते हैं, इसके अलावा वो मेमोरेबल होते हैं, मतलब याद हो जाते हैं, दिमाग में छप जाता है कि क्या ब्रांड था उसका, मतलब वो जो ब्रांड था ना वो दिमाग में छप जाता है, एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है, और इसके साथ ही साथ वो अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आर दी फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड, ठीक है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनी के, इसका पार्ट होता है, लेकिन लेजर अकाउंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है वित्तीय विवरण होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो होता है रिकॉर्डेड फैक्ट। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड। अब 55 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। तो एडवर्टाइजिंग हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए प्रचार करते हैं ताकि हम अपने पोटेंशियल बायर को अट्रैक्ट कर पाएँ। इसके अलावा हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें गाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं और हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके, ताकि उसकी सेल बढ़ सके। तो इन सभी कारणों से हम विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन का ये सारा उद्देश्य होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 56 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता में नवप्रवर्तन की क्रिया का आशय है, द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स। तो देखो इंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि एक नए प्रोडक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, एक नई चीज़ों को आप ला रहे हो मार्केट में, और इसके साथ साथ यूज ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे एक नई मेथड से करते हो, मतलब बिल्कुल इनोवेशन आप समझ सकते हो नाम से ही कि हम एक नई चीज़ों से नए तरीकों से किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें जो बिल्कुल मार्केट में न्यू हो, उसे हम कहते हैं इनोवेशन, वो होता है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबव बोथ, दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो सारे प्रोसेस ऑफ इनोवेशन होते हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन है नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का होता है। तो देखो ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड इन बोथ। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी चीज़ ये पढ़े हुए हो, और इनफैक्ट ना भी पढ़े हुए होगे तो बहुत ईजी आपके लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता। तो ये संबंधित नहीं होता स्थिरीकरण चरण से, मतलब स्टेबल चरण से, ये इससे कनेक्टेड नहीं होता, ये इससे संबंधित नहीं होता परियोजना का जीवन चक्र, इसका लाइफ साइकिल। तो इसलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 59 को। अब 59 नंबर क्वेश्चन है परियोजना मूल्यांकन के पहलू है, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। तो देखो टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन और मैनेजरियल इवैल्यूएशन, ये तीनों प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के ही पहलू होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब 60 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, दैट इज रचनात्मक दृष्टिकोण है सरकारी तंत्र का भारत के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति। ठीक है, फिर अब 61 नंबर क्वेश्चन है, लघु उद्योग में विनियोजन सीमाएं, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो, स्मॉल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, यानी कि जो हम पैसे लगा सकते हैं, उसकी लिमिट कितनी है? वो है 4 करोड़ की, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया आधार पर बाजार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फंक्शनल बेसिस पे मार्केट को हम कई टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, और इसके अलावा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में भी हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक चिन्ह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन इंडिया द ट्रेडमार्क एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो भारत में जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो पास किया गया था 1940 में, यानी कि 1940 में। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि का होता है? तो ये होता है 7 सालों का। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन जियोग्राफिकल बेसिस मार्केट में भी क्लासिफाइड है। तो मार्केट हम उसे कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो लोकल मार्केट भी हो सकता है जियोग्राफिकल बेसिस पे, प्रोविंशियल मार्केट भी हो सकता है, और या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें राइट शेयर्स आर द शेयर विच आर। तो वैसे शेयर्स होते हैं राइट शेयर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले दिए जाते हैं, मतलब उन्हें ऑफर किए जाते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कंपनी अधिनियम की निम्न धारा के प्रावधानों के अंतर्गत बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। अ कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कंपनी एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत कर सकती है? तो एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कंपनी एक्ट 79 के अंतर्गत कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 79 के अंतर्गत। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा याचना किए जाने धारियों से अग्रिम राशि की प्राप्ति को हम कहाँ पे क्या करते हैं? तो देखो, अगर कंपनी के द्वारा पैसे मांगे नहीं गए और उससे पहले ही शेयर होल्डर्स ने एडवांस में ही मनी पे कर दिया, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं अग्रिम मांग राशि में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं, जो शेयर के कंप्लीट पैसे को अगर शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, हम उसे फिर से इश्यू करते हैं और उसे फॉरफिट कर देते हैं। जो बैलेंस होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? तो उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा कि आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ऑल द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, और इतने ही क्वेश्चन आपसे इंटरप्रेन्योरशिप में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और 70 में से आपको बस 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और अब जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो तो समझ लो आपको 1 स्टेप सॉल्यूशन मिल गया है इंटरप्रेन्योरशिप के ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स सिक्योर करने का। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। तो शेयर को किन कारणों से हम फॉरफिट कर सकते हैं, अंशों का हरण किया जा सकता है किन किन केसेज में? तो देखो, अगर कॉल मनी को पेमेंट नहीं कर पाते, अगर कॉल मनी का पेमेंट हम नहीं कर पाते, शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर पाते, तो उस केस में शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है और जितना भी बैलेंस होता है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमने इंटरप्रेन्योरशिप के 70 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, लेकिन हमें इतना भी रुकना नहीं है। नेवर सेटल फॉर लेस, ये एक कोट है जो मैं यूज़ करता था और मुझे अब तक याद है, नेवर सेटल फॉर लेस। आपको एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, इतना बेस्ट देना है, इतना बेस्ट देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स सिक्योर ना करो बल्कि सबसे अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, और इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप मॉडल पेपर को सॉल्व करके देखना, आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लो, आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपके फुल मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ और इसलिए मैं आपको
बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम के बाद ये कहो कि अगर मैं इस वीडियो को शायद कंप्लीट देख लेता तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। ऐसा आपको कहने का मतलब सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में वीडियो को कवर करता हूँ, मतलब थोड़ा तेज बोलता हूँ, ताकि वीडियो जल्द से जल्द कवर हो सके। और इनफैक्ट बच्चे चाहें तो अगर सिर्फ क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो 2x2 की स्पीड में भी आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप उस तरीके से भी वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है, सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं, आपको डाउट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखो, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, फिर एग्जाम में फोड़ कराना, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। और अब जो क्वेश्चन आने वाले सारे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड होंगे। देखो 71 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन। तो हेनरी फयोल का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ आप लोग खुद से। हेनरी फयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, यानी कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कौन थे, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, इसके प्रस्तुतकर्ता थे हेनरी फयोल, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस आपके फिर से रिवाइज हो रहे होंगे और ये सारे आपके इंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी इन दोनों का मिश्रण होता है। और ना ही सिर्फ अकाउंट्स बिजनेस स्टडी बल्कि इकोनॉमिक्स के भी कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरप्रेन्योरशिप में भी मिलते हैं, ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इनके प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायनेमिक या फ्लेक्सिबल या यूनिवर्सल। तो इसके जो मैंने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करवाया था, मैंने आपको हर एक फीचर, हर एक पॉइंट आपको बताया था। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो उपरोक्त सभी, यानी कि डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल तीनों होते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लो, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या नहीं होते, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होते, वो संपूर्ण नहीं होते, समझे। इसका मतलब ये हुआ, हम ये नहीं कर सकते कि आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल इसी तरीके के सिचुएशन में आप इसे यूज़ करो, मतलब ऐसा नहीं होता, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। तो इसलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को वन बेस्ट वे, यानी कि सबसे उत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिस्टम सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं उनमें हम एक सबसे बेस्ट मेथड का यूज़ करें, सबसे बेस्ट वे का यूज़ करें, ताकि हम किसी टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो ये जिस टेक्निक को परिलक्षित करता है वो होता है बिहेवियरल का, यानी कि व्यवहारिक का। सबसे बेस्ट मेथड को, सबसे बेस्ट वे को हम यूज़ करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहेवियरल। इस टेक्निक को, साइंटिफिक मैनेजमेंट के इस टेक्निक को ये परिलक्षित करता है। फिर अब 76 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणी की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी लंदन में, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन में स्थापित किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो स्थित है कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई तीनों में। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे बता दिया था, अच्छे तरीके से बता दिया था। तो एक अच्छे ब्रांड की विशेषता शॉर्ट नेम, मेमोरेबल और अट्रैक्टिवनेस, ये तीनों होती है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, ठीक है। इसका आंसर क्लियरली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी एक अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है। इसके अलावा 79 नंबर क्वेश्चन है, लेबलिंग इज। तो जो लेबलिंग होता है वो आवश्यक होता है, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था जब मैंने आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट से सैम्पल पेपर 4, 4 सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए करवाए थे, जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर किया था। तो वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन को करवाया था। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरल इन इंडिया इज। तो भारत में उद्यमिता का भविष्य है। तो देखो इंडिया में इंटरप्राइज सेटअप होंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी और साथ ही साथ इंडिविजुअल को भी। इससे रोजगार की भी जो संभावना है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ हर एक इंसान का भी, जो जितने आप स्टूडेंट्स को देखते हो, जितने ज़्यादा आप लोगों को देखते हो, सारे जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। अगर इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया गया तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। साथ ही साथ उद्यमिता का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा ही होगा। इसलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्जवल है।
फिर अब 81 नंबर क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। तो देखो जो उद्यमी होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म को थोड़े ना लीड करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो देखो एक चीज़ देखो, जो ईडीबी मैंने आपको बताया था, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसे इंडिया में गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात सरकार द्वारा। और मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी एक ईडीबी इंस्टीट्यूट को खोला जाए, ताकि बिहार में जो इंटरप्राइज सेटअप नहीं हो पाते, जिसके कारण ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो पलायन करते हैं, तो उन्हें रोका जा सके। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम कॉमर्शियल मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अभी तो आप क्लास 12th में पहले टॉप करो, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो अब 83rd नंबर क्वेश्चन है, मास्लो हायरार्ची ऑफ नीड थ्योरी इज गवर्न बाय द फैक्ट दैट। तो देखो जो मास्लो हायरार्ची की नीड थ्योरी थी, जिसे हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है नीड से, यानी कि ये आवश्यकताओं से प्रेरित होती है राजनीतिक तौर पर। तो 83rd नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। तो देखो 1991 में एलपीजी की स्थापना की गई थी। एलपीजी का फुल फॉर्म वो गैस नहीं होता, बल्कि लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों होता है, ठीक है, जो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जुलाई 1991 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 85 को। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, यानी कि इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। तो देखो प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके पास दिमाग और आपके पास अनुभव, ये दोनों होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, बेहतर मार्क्स सिक्योर करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ पेशेंस। तो अब तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए स्टार्टिंग से एंड तक, उनमें पेशेंस तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मेहनत, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आप सभी कर रहे हो, आप सभी को मैंने बोल दिया चैप्टर वाइज रिवीजन करने को, और मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर किया था। आपको पता होगा अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज़ को, टॉपर्स की रिवीजन सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने कंप्लीट चैप्टर की वीडियो को अपलोड कर दिया है, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर की वीडियो में मैंने उस चैप्टर के नोट्स को आप सभी के साथ शेयर किया है। तो वो सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप सबसे बेस्ट जगह पे हो। और साथ ही साथ वहाँ से जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं, उस नोट्स को अगर आप कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लोगे, तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा अकाउंटेंसी में जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने बिल्कुल इन डेप्थ, मतलब जो कुछ भी क्वेश्चंस एक एग्जामिनर के माइंड में आ सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे कवर किया। इनफैक्ट वैसे बच्चे जिन्हें अकाउंट्स को अभी तक ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, तो वो बच्चे भी अगर उस नोट्स को जितने क्वेश्चंस हो पाए उतने पढ़ भी लेंगे, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और जो बच्चे ने अकाउंट्स को अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा है, अगर वो उस नोट्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर ऑफ बिहार बोर्ड फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। और आपको एग्जाम में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स सिक्योर करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि सर आप सोच रहे हो कि मैं 475 मार्क्स सिक्योर करूँगा, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट में, आपको हर एक पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपके 95 आएंगे, हो सकता है आपके 97 आएंगे, लेकिन आपको खुद से कोशिश करना है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं और प्रेजेंटेशन मेरा सबसे बढ़िया हो, ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, तो संबंधित होती है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि से, यानी कि पीरियड जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिकवरी की जा सके। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पे बैक पीरियड डील्स विद पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, ठीक है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन हु बियर रिस्क एंड डील विथ अनसर्टेनिटी। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया था FH नाइट के द्वारा, यानी कि FH नाइट के द्वारा, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ट्रेड जोन। तो आपको जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कांडला है, वो एक स्वतंत्र यानी कि फ्री ट्रेड जोन है, ठीक है। वहाँ पे स्वतंत्र केंद्र है, मतलब वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता की मुख्य चिंता क्या होती है? तो प्राइस या फिर क्वालिटी उपभोक्ता की मुख्य चिंता नहीं होती है, बल्कि सेटिस्फैक्शन।
उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को परचेज करने पर, उस सर्विस को लेने पर उन्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो सेटिस्फैक्शंस को, अपने नीड्स को मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और ये उनका मेजर कंसर्न होता है, ये उनका मुख्य चिंता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस या फिर क्वालिटी पर वो डिपेंड करते हैं, बल्कि उन्हें उस चीज़ से, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेटिस्फैक्शन एक उपभोक्ता की मुख्य चिंता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 90 है, एक कंपनी के वित्त का प्रमुख स्रोत है। तो जो डिवेंचर होता है वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ अ कंपनी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, टू इस्टेब्लिश अ न्यू फैक्ट्री वी नीड। तो एक नई फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है वो होते हैं पैसे, यानी कि लार्ज कैपिटल। लार्ज अमाउंट में कैपिटल लगते हैं एक एंटरप्राइज को, एक फैक्ट्री को सेट करने में, इस्टेब्लिश करने में। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उद्यमिता विकास का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये दोनों अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, और एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। फिर अब 93 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी लागत में सम्मिलित है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड। तो मैंने आपको बता दिया था फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ लेबर होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, कॉस्ट ऑफ पावर होता है, ये तीनों प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, इनका कॉस्ट भी, इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। इनफैक्ट अगर हम प्रोडक्शन ना भी कर रहे हो और अगर प्रोडक्शन एकदम पिक पे पहुंच चुका है, तब भी फैक्ट्री कॉस्ट का जो लागत होता है, जो एक्सपेंस होता है वो फिक्स होता है। इसलिए 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत शक्ति की अधिक आवश्यकता वाले लोग अधिक रुचि रखते हैं। तो वैसे लोग जो इंस्टीट्यूशनल पावर को मतलब ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो अपने आप पर त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब खुद पर सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, विलिंग टू सेक्रीफाइस ऑन हिज आउन। यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन इन। तो वित्तीय स्थिति अनुपात को सिंपल रेशियो में दर्शाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी अकाउंट्स में कवर कर लिया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल परीक्षण अनुपात यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो में हम किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते? तो हम स्टॉक को एसिड टेस्ट रेशियो में कंसीडर नहीं करते, लेकिन प्राप्य पत्र और रोकड़ इन दोनों को हम एसिड टेस्ट रेशियो में कंसीडर करते हैं। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हम स्टॉक को अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करते समय इसको मतलब कंसीडर नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, और ये 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम किस हेड के अंदर शो करते हैं? तो हम इसे शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। तो इसलिए 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो विविध व्यय होते हैं। ठीक है, फिर अब 98 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नॉन एज। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के निर्वाचन में शामिल होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन में यानी कि वित्तीय विवरणों की निर्वचन में क्या चीज़ को शामिल किया जाता है? तो क्रेडिटर्स एनालिसिस यानी कि आलोचना एवं विश्लेषण, इन दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी यानी कि तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, इन्हें भी शामिल किया जाता है। और इसके अलावा ड्राइंग कंक्लूजन मतलब जो निष्कर्ष निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं वित्तीय विवरण की इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो इसलिए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपयुक्त सभी। फिर अब 100 नंबर क्वेश्चन है, तो अब हमने 100 नंबर क्वेश्चन के जो माइलस्टोन था उसे अचीव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, नेतृत्व का शक्ति स्वरूप है, पावर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज। तो एक जो लीडरशिप का जो पावर स्टाइल होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का होता है? तो वो ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है और फ्रीडम होता है। इस तीन तरीके का लीडरशिप का स्टाइल होता है, ये हमने पढ़ रखा बिजनेस स्टडी में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। तो ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का जो क्रय है वो कोष का प्रवाह नहीं होता। तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 103 है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर अब 104 नंबर क्वेश्चन है, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है, यानी कि मानव की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑन द जॉब्स आर फुलफिल्ड बाई, तो इट इज फुलफिल्ड बाई पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा मानव की जो स्वयं विकास आवश्यकताएं होती है वो पूर्ण की जाती है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 105 है, संगठन में क्या किया जाता है? अंडर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज डन, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटी होते हैं उन सभी को हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब हमें क्या क्या काम को करना है पहले हम ये देखते हैं, फिर हम जितने भी कार्य होते हैं उन्हें ग्रुप कर देते हैं कि देखो ये सारे जो काम है ये इस लेवल के हैं, तो इसे हम साइड कर देते हैं और इन मैनेजर्स को मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, उन सारे को ये काम करना है, मतलब उनके बीच एक रिलेशनशिप हम शेयर कर देते हैं कि पहले ये काम होना है, फिर ये काम होना है, फिर इस तरीके से जो मैनेजर है वो ये काम इसे करने को बोलेंगे और वो इस तरीके का काम करेगा, फिर हमारा जो गोल था वो अचीव होगा, प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम जितने भी एक्टिविटी होते हैं उन्हें डिटरमाइन करते हैं, फिर ग्रुप करते हैं, फिर हम जितने भी पर्सन होते हैं उन्हें अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने सारे बिल्कुल मतलब पावर का, वो अच्छे से कार्य कर सकें। मानवीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं उचित वातावरण प्रदान करना, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, बजट रिफर्स टू, तो बजट का क्या मतलब होता है? देखो जो भी हमारा रिजल्ट होगा हम पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कितने कॉस्ट उसमें लगने वाले हैं, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में हम सारी चीज़ों को पहले से एनालिसिस कर लेते हैं और उसके स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं। हम कहते हैं कि बजट में मतलब इतना लगभग इतना कॉस्ट उसमें लगेगा ही, फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेड मेरा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हमारा इतना कॉस्ट लगने वाला है, इतना न्यूमेरिकल टर्म्स में हम डिनोट करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बजट। ठीक है, फिर अब 107 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, तो हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंट ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम, तो देखो प्लानिंग में जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो अपने टाइम का कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 35% इन्वेस्ट करते हैं प्लानिंग में, यानी कि सोचने समझने में ही वो अपना टाइम का लगभग 35% स्पेंड करते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 35%। और ये क्वेश्चन आपके बिजनेस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके वो क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहा है। इसके अलावा 108 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, बहुत ही क्वेश्चन है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर यानी कि FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 109 है, निर्णयन का कार्य है, द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ, तो डिसीजन करना मतलब डिसीजन लेना ये किसका फंक्शन है, कौन लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो ये फंक्शन है लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट तीनों का, मतलब तीनों अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपने सबऑर्डिनेट को, अपने से छोटे वाले को मतलब सबऑर्डिनेट को डिसीजन देते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, ऑर्डर देते हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग का कार्य ये तीनों मैनेजमेंट करते हैं, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, तो देखो बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स को भी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो वर्कर्स होते हैं उनके जो टाइमिंग होते हैं, मतलब उन्हें जितने घंटे कार्य करना पड़ता है वो भी कम हो जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो 111 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, तो होती है कमी। ठीक है, तो उनके कामों में कमी होती है, वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीज्ड। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 112 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, तो देखो जो हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस होता है, जो हमारा डिप्रिसिएशन और प्लांट होता है, मतलब प्लांट पे जो डिप्रिसिएट होते रहता है हर साल, उसका जो वैल्यू होता है वो गिरते रहता है, इसके अलावा जो ड्राइंग ऑफिस सैलरी होता है, ये तीनों फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन सैलरी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरी जो होता है वो कारखाना ऊपरी व्यय का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैलरी। अब क्वेश्चन नंबर 113 है, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, यानी कि वेरियस पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग हैव टू इन्वेस्ट हैविली ऑन, तो उन्हें ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में, इसलिए 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 114 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं,
तो वो लाभदायकता को पोषित करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 115 है, उद्यमिती लक्षण निम्न से संबंधित है। एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स डील विद। तो जो उद्यमिती लक्षण होते हैं वो किन चीज़ से संबंधित होते हैं? तो वो संबंधित होते हैं जॉब प्रोवाइडिंग बिहेवियर से, यानी कि कार्य सृजक व्यवहार से। तो 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्रामर। तो इनके क्या क्या ऐसे आलोचनात्मक बिंदु हो सकते हैं, अब हमें ये बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, तो संगठनात्मक नीतियाँ। इसके अलावा उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव, तो जो सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसका लैक होना, मतलब उसका अभाव होना। यहाँ पे लॉक नहीं, लैक होगा। इसके अलावा निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दैट इज लो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये तीनों क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं ईडीपी के, यानी कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रबंधकीय निर्णय तुरंत होना चाहिए। मैनेजरियल डिसीजन शुड बी। तो जो मैनेजरियल डिसीजन होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए? तो वो एडिटेड होने चाहिए, वे संपादित होने चाहिए। ठीक है, तो 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 118 है, नियंत्रण जांच का एक कार्य है। दैट इज कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल जो है वो कैसा फंक्शन है? तो कंट्रोल इज एन एम्प्लॉयमेंट फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो मतलब इंस्ट्रक्ट करता है जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसलिए 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 119 है, पूंजी बाजार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो सुरक्षा होती है वो पूंजी बाजार के लिए उत्तरदायी नहीं होती। 190 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 120 की इन विच कंडीशन प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 121 विच इज फाइनेंशियल इनकरेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 122 प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या होता है। इन 3 क्वेश्चन को आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे वीडियो को स्टार्टिंग तक देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियोज़ को इतनी मेहनत से अपलोड करता हूँ और आप में से कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो को कंप्लीट। इसलिए इन 4 क्वेश्चंस को टोटल आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जिस किसी का आंसर सही होगा मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जितने ही बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले ओवर द टॉप आपको आपका ही कमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करना हमारे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 122 तो मैंने आपको बोल दिया सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक अच्छे ट्रेडमार्क की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ अ गुड ट्रेडमार्क। तो ऐसा मतलब जो गुड ट्रेडमार्क होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए, एक स्पेशल सीरीज होना चाहिए और यादगार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसकी मतलब फीचर्स होती है। लेकिन जो यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की संतुष्टि के लिए, उत्पाद की उपयुक्तता के लिए ट्रेडमार्क का कोई वहाँ पे मतलब उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, इसलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ अ गुड ट्रेडमार्क इन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 124 है, एक फर्म की ख्याति संपत्ति होती है। तो ये एक निश्चित संपत्ति होती है। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिया इस क्रैश कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल एग्जाम तक के लिए मिनिमम आप लोग सेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को अगर आप याद कर सकते हो, अगर आप याद कर चुके हो, फिर एग्जाम में 35 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आप 35 आउट ऑफ 35 सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब हम जब भी आएंगे एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो को लेकर तो हम या तो इसके मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे या तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आप खुद से देख लेना कि आप खुद इन वीडियोस को कंप्लीट देखने के बाद कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।